पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैंगो के लेटर की मदद से यंगसुन वो मेमोरी कार्ड ढूंढ लेती है जो कैंगो ने फोटो के पीछे छुपाया हुआ था। जब वो मेमोरी कार्ड के कंटेंट्स चेक करती है तो बहुत सारे फाइल्स थे जो एक्चुअली कैंगो के जर्नल्स थे। यंगसुन पढ़ना शुरू करती है और हम फ्लैशबैक सीन में चले जाते हैं। कैंगो के लॉ स्कूल में पहला दिन था। एंट्रेंस एग्जाम में उसने टॉप किया था तो उससे पूछा जाता है कि उसने लॉ स्कूल ही क्यों चूज किया। वो कुछ आंसर दे रहा था पर उसी समय उसे अपनी मॉम याद आती है जो एक बार उस पे बहुत चिल्ला रही थी कि मुझे जानना है कि आखिर क्यों तुम्हारे डैड की डेथ हुई, इसलिए तुम्हें प्रोसिक्यूटर बनना होगा। कैंगो फिर आंसर करता है कि मैं जानना चाहता था कि मेरे लिए लॉ स्कूल अटेंड करना क्यों जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आया। बाकी किसी को भी कैंगो का आंसर समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंगो अपने डैड के केस के ट्रायल रिकॉर्ड लेने पहुंचता है। उसके पास सारे पेपर्स थे जो ट्रायल डॉक्यूमेंट लेने के लिए चाहिए थे, पर उसे ट्रायल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, बस रूलिंग डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें फाइनल डिसीजन और इन्वॉल्व लोगों के नाम थे। रीजन उसे ये दिया जाता है कि ट्रायल रिकॉर्ड और विटनेस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड में कुछ सेंसिटिव कंटेंट्स है जो रिलीज नहीं किए जा सकते। रूलिंग डॉक्यूमेंट से कैंगो को पता चलता है कि उसके डैड ने जिसके अगेंस्ट केस किया था वो सॉन्ग वो ब्यूक था और जो प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व था वो तैसो था। कैंगो फिर पुलिस स्टेशन जाता है। लग रहा था कि ये उसका पहला बार नहीं है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक्ट के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगने का हक है, पर डिटेक्टिव हंस के उसे वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि पहले बार एग्जाम क्लियर करके प्रोसिक्यूटर बन जाओ, फिर ये सब डिमांड करना। कैंगो लॉ स्कूल के हर साल टॉप करता था और यंगसुन उसके हर ग्रेजुएशन डे पे होती थी और बहुत खुश होती थी। कैंगो अब बार एग्जाम की तैयारी में लग गया था और इसी बीच वो मीजू से मिला था और दोनों फिर साथ रहने लगे थे। जब कैंगो जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था तब तैसो से मिलने का तरीका ढूंढता रहता था। एक दिन उसे पता चलता है कि तैसो उसके इंस्टीट्यूट आ रहा है स्पेशल लेक्चर देने के लिए। उस समय तैसो चीफ प्रोसिक्यूटर हुआ करता था और नेक्स्ट ईयर पॉलिटिक्स में जाने वाला था। कैंगो को तैसो से कुछ ही मिनट्स बात करने का चांस मिला था। उस समय उसे हायंग के बारे में पता चला था जो तैसो की बेटी थी। फिर हम देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कैंगो को प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाने का चांस मिलता है। वहाँ के आर्काइव में सारे ट्रायल केसेस के फाइल्स थे। मौका देखकर कैंगो अपने डैड के केस के ट्रायल डॉक्यूमेंट ढूंढ लेता है। उस समय कैंगो मन में सोच रहा था कि शायद अब उसे अपनी और अपनी मॉम की ऐसी किस्मत होने का रीजन पता चलेगा। उस दिन जब वो मीजू से मिलता है तो बातों बातों में वो पूछता है कि मान लो एक केस के लिए प्रोसिक्यूटर ने एक विटनेस को स्टैंड पे बुलाया और वो विटनेस ऐसा स्टेटमेंट देता है जो विक्टिम के ही अगेंस्ट हो, तो इसका क्या मतलब हुआ। मीजू कहती है प्रोसिक्यूटर ने विटनेस बुलाया होगा विक्टिम की हेल्प के लिए, पर विटनेस ने ऐसा किया तो मे बी उसे विक्टिम से कोई दुश्मनी हो या फिर उसे धमकी या पैसे मिले होंगे। नेक्स्ट डे कैंगो एक आदमी से मिलने जाता है जो उसके डैड के केस में विटनेस था और उसने अपना बयान बदल दिया था। कैंगो को पता चला था कि ये आदमी उसके डैड का दोस्त था और अक्सर उनके घर आया जाया करता था। मिलने पे वो आदमी सब एक्सेप्ट करके माफी भी मांगता है और बताता है कि उसे चेयरमैन सॉन्ग ने धमकी दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर वो आदमी कैंगो से कहता है कि तुम प्रोसिक्यूटर बन गए हो, तुम्हारी मॉम को तो अफसोस हुआ होगा। कैंगो थोड़ा कंफ्यूज होता है तो वो आदमी बताता है कि उसके होने से पहले उसकी मॉम कहा करती थी कि वो खुद तो पेंटर नहीं बन पाई पर अपने बच्चे को पेंटर बनाएगी। इस पे कैंगो को याद आता है कि पहले उसे स्केचिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था, पर जब भी उसकी मॉम उसे ऐसा करता देखती थी तो उसे बहुत डांटती थी और स्केचेस भी फाड़ देती थी। कैंगो का प्रोसिक्यूटर बनने का अपॉइंटमेंट सेरेमनी आने वाला था। उसने अपनी मॉम को इनवाइट नहीं किया था और मीजू से भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो वहाँ आए। मीजू दुखी होती है पर कुछ नहीं बोलती। प्रोसिक्यूटर बनने के बाद कैंगो फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और अपना आईडी दिखाकर अपने डैड की डेथ का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगता है। इस बार डिटेक्टिव चुपचाप दे देता है। रिपोर्ट में जो पिक्चर्स थे उसमें कैंगो नोटिस करता है कि जो फोटोज मरने वाली जगह पे लिए गए थे उसमें गले में बस रस्सी का निशान था, स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था। पर जो फोटोज ऑटोप्सी के टाइम पे लिए गए थे उसमें गले में नाखून का निशान था। कैंगो अपने डैड के केस वाले डिटेक्टिव से फिर मिलता है और पूछता है कि पहले फोटोज में कोई स्ट्रगल का निशान कैसे नहीं है। अगर कोई भी सफोकेट हो रहा है तो स्ट्रगल तो करेगा ही, भले ही वो सुसाइड क्यों ना हो। डिटेक्टिव कहता है कि कुछ केसेस में सुसाइड विक्टिम का गला पहले ही टूट जाता है जिससे वो स्ट्रगल नहीं कर पाता,
तो कैंगो कहता है कि अगर ऐसा है तो ऑटोप्सी फोटोज में स्ट्रगल मार्क्स कैसे आ गए थे। कैंगो अब समझ गया था कि पहले फोटोज देखकर उसकी मॉम ने जरूर क्वेश्चन किया होगा और इसलिए उन लोगों ने बाद में नाखून का मार्क बना दिया स्ट्रगल दिखाने के लिए। डिटेक्टिव अब चुप हो जाता है तो कैंगो कहता है कि मैंने नोटिस किया कि उसी केस के बाद तुम्हें प्रमोशन मिला और तुमने नया घर भी खरीदा। डिटेक्टिव अब थोड़ा घबराने लगता है और चिल्ला के कहता है कि अब तो उस बात को 30 साल हो चुके, अब ये सब क्यों। कैंगो भी चिल्लाता है कि हाँ हो गए हैं 30 साल, पर वो अब भी मेरे डैड ही हैं। अब कैंगो को तैसो के क्लोज होना था, उसके लिए उसे हायंग के क्लोज होना पड़ता और इसलिए वो मीजू से ब्रेकअप कर लेता है। कैंगो मीजू से बहुत प्यार करता था और ब्रेकअप के बाद वो बहुत रोता है, पर उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो मीजू को इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। उसके बाद से कैंगो हायंग पे नजर रखने लगा था और जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी तो ड्रग्स के बहाने उसे अरेस्ट कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि इसी बहाने वो उससे मिल सके। फिर वो 1-2 बार और हायंग से मिलता है और दोनों डेट करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग के ग्रैंडसन ने एक लड़की का मर्डर कर दिया था। इंसिडेंट एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था, पर उसे एविडेंस में लाया नहीं गया था और एक दूसरे आदमी को उसी लड़की के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया था। कैंगो खुद को इस केस में इन्वॉल्व कर लेता है और उस इनोसेंट आदमी को गिल्टी प्रूव करके सॉन्ग के ग्रैंडसन को बचा लेता है। सॉन्ग कैंगो से बहुत खुश होता है और उसे अपने लिए काम करने का ऑफर करता है। कैंगो एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसा शो करता है कि वो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर देगा, पर उसके दिमाग में बस अपने डैड के मर्डर का बदला लेना था। कैंगो और हायंग को अब डेट करते हुए 1 साल हो चुके थे। हायंग उसे अपने मॉम डैड से मिलवाने ले जाती है, जहाँ तैसो उसे अकेले में धमकी देता है कि वो हायंग से दूर रहे। कैंगो फिर पता करने की कोशिश करता है कि तैसो तो पहले सॉन्ग के लिए काम करता था, फिर वो अब दोसांग ग्रुप की साइड क्यों ले रहा है। उसे पता चलता है कि तैसो और सॉन्ग ने मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन को मरवाया था और सॉन्ग ने फिर उस कंपनी को एक्वायर करके खुद की कंपनी बनाया, जिसे अब वोब्यू ग्रुप कहा जाता है। तैसो अब खुद को सॉन्ग से अलग कर रहा है ताकि अपना रेपुटेशन सुधार सके। उसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट जो लेना था और इसलिए अब सॉन्ग और तैसो की दुश्मनी चल रही है। जिस आदमी से कैंगो को ये सब पता चल रहा था वो ये भी बताता है कि सॉन्ग ने तैसो को सेड्यूस करने के लिए एक लड़की भी भेजा था, पर तैसो पे कोई असर नहीं पड़ा था। कैंगो फिर उस लड़की का पता करके उससे मिलने पहुंचता है। उसका नाम सोयुन था। सोयुन बताती है कि सॉन्ग ने उसे तैसो की असिस्टेंट बनने के लिए भेजा था ताकि उस पे नजर रख सके, पर तैसो का उससे अफेयर चलने लगा। सोयुन इस समय प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि वो इन सब से दूर चली जाएगी। कैंगो कहता है कि वो उसे और उसके बच्चे को सेफ रखेगा, पर उसे सॉन्ग की कंपनी के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चाहिए। सोयुन उसे सब कुछ एक पेन ड्राइव में डाल के दे देती है। सोयुन के बेबी होने पे कैंगो किसी तरह तैसो का डीएनए कलेक्ट करता है और उसे इस बेबी के साथ टेस्ट करता है, जो कि परफेक्ट मैच था। कैंगो ने सोयुन को अपने प्लान के बारे में सब बताया हुआ था। नेक्स्ट डे वो सॉन्ग के पास जाकर खुद को अडॉप्ट करने के लिए बोलने वाला था, पर उसी रात उसकी मॉम वहाँ आती है उससे मिलने, पर वो मिलने से मना कर देता है। वो ऐसा सिर्फ अपनी मॉम को इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। अगले दिन कैंगो सॉन्ग से खुद को अडॉप्ट करने बोलता है ताकि फिर जब वो हायंग से शादी कर लेगा तो तैसो से सॉन्ग को कोई खतरा नहीं होगा, कोई एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएगा। सॉन्ग फिर कैंगो से सोयुन और उसके बच्चे को ठिकाने लगाने बोलता है। कैंगो अपने एक जान पहचान की मदद से सोयुन और उसके बच्चे को एक बोट में सेफली भेज देता है ताकि फिर वो एक शिप में कोरिया से बाहर निकल जाए और फिर कार को पानी में गिराकर वीडियो लेता है, ये दिखाने के लिए कि उसने उन्हें मार दिया है। नेक्स्ट डे फिर कैंगो हायंग के साथ अपनी मॉम से मिलने पहुंचता है ताकि वो अडॉप्शन के नो ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट में साइन कर सके। उस समय कैंगो ने मौका देखकर फोटो के पीछे मेमोरी चिप को छुपा दिया था। कैंगो को पता था कि उसके डैड के केस को अब रीओपन नहीं कर सकते, इसलिए उसका प्लान था कि वापस जाकर वो हायंग से शादी कर लेगा और फिर सॉन्ग और तैसो दोनों को बर्बाद कर देगा। कैंगो ने अपने जर्नल में लिखा था कि वो अपने डैड के लिए बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि अपनी मॉम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उनसे बदला लेना चाहता है। कैंगो को पता था कि उसकी मॉम को उसके लिए ही बैड मॉम बनना पड़ा था। उसे मार के उसकी मॉम ज्यादा तकलीफ में रहती थी। उसे वो भरपेट खाना नहीं देती थी तो खुद भी नहीं खाती थी। उसके सारे स्केच जो उन्होंने फाड़े थे वो सब जोड़ के उन्होंने फिर संभाल के रखा हुआ था। कैंगो सोचता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो अपनी मॉम के पास वापस आ जाएगा, पर उसे कहाँ पता था कि तैसो और हायंग का कुछ अलग ही प्लान है और फिर उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है।
अब यंगसुन को सब कुछ पता चल चुका था। वो कैंगो से बोलने लगती है कि तुम जो कुछ भी करना चाहते थे वो मत करना। वो फिर जाकर कैंगो के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा सामान, मेमोरी कार्ड सब कुछ जला देती है ताकि बाद में भी कैंगो उनके अगेंस्ट ना जाए। उसे डर था कि उनसे बदला लेने के चक्कर में उसके साथ कुछ और बुरा हो जाएगा। वो बहुत रोने लगती है और कैंगो को हग कर लेती है और कहती है कि बदले के लिए तुम्हें खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बल्कि सब भूलकर अच्छी लाइफ जीनी है, खुश रहना है, वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को एक बॉडी तैरती हुई दिखती है। पास में एक बैग भी था। ये बैग सोयुन का ही था जो वो अपने साथ ले जा रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।